झारखंड की पहचान अब आदिवासी बहुल राज्य के बजाय ओबीसी बहुल राज्य के तौर पर होगी? क्या झारखंड में कम होती आदिवासी जनसंख्या के साथ यहां की पॉलिटिक्स भी 360 डिग्री बदल जाएगी? झारखंड में आदिवासी आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या तेजी से घट जाएगी? क्या अब झारखंड में आदिवासी नेताओं की संख्या में भी तेजी से गिरावट आने वाली है? पिछले कुछ समय से झारखंड के सियासी गलियारों में इन सवालों ने हलचल मचा दी है। ये चर्चा तब जोर पकड़ी जब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ये आशंका जताई कि झारखंड की 6 आदिवासी विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें घट सकती हैं। इस चिंता का मुख्य आधार वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले होने वाला डिलिमिटेशन यानी परिसीमन है, जो राज्य की सामाजिक और राजनीतिक पहचान को पूरी तरह बदल सकता है। जानकारों का मानना है कि इसके बाद झारखंड एक ट्राइबल स्टेट के बजाय ओबीसी स्टेट के तौर पर उभर सकता है, जिससे राजनीतिक दलों के समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो सकते हैं। मगर इस बदलाव से फायदा किसे होने जा रहा है? क्या समीकरण भाजपा के पक्ष में फायदेमंद सिद्ध होगा, या राज्य के आदिवासी पहचान खोने और सीटों के समीकरण बदलने से जेएमएम के पॉलिटिक्स को बड़ा झटका लगने वाला है, या फिर हेमंत सोरेन ने इसके लिए पहले ही रणनीति तैयार कर ली है? झारखंड की पॉलिटिक्स में और कौन-कौन से मुख्य बदलाव आने वाले हैं, जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। अब तक आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि परिसीमन के बाद झारखंड में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में इजाफा होगा। विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 से लेकर 125 तक हो सकती है, जबकि लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी। राज्यसभा सीटों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो जाएंगी। इस तरह से तीनों सदनों की सीटों की संख्या में तकरीबन 50% का इजाफा होगा। यही नहीं, इस बीच अगर महिला आरक्षण लागू हो गया और परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 125 हो गई, तो 40 से अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वहीं लोकसभा की 7 और राज्यसभा के लिए 3 सीटें महिलाओं को मिल सकती हैं। परिसीमन को लेकर सबसे बड़ा विवाद एसटी सीटों में होने वाले संभावित बदलाव है। दरअसल झारखंड में फिलहाल एसटी रिजर्व विधानसभा सीटों की कुल संख्या 28 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आशंका जाहिर करते हुए कहा कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में परिसीमन होता है तो तकरीबन 6 एसटी रिजर्व विधानसभा सीटें घट सकती हैं, जबकि लोकसभा की 2 एसटी आरक्षित सीटें कम हो सकती हैं। इससे पहले बीते वर्ष 18 मार्च 2025 को ऐसी ही चिंता मंत्री चमरा लिंडा ने भी जाहिर की थी। मंत्री चमरा लिंडा का कहना था कि अगर जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन ने परिसीमन का कड़ा विरोध न किया होता तो साल 2008 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या में कमी हो सकती थी। बकौल चमरा लिंडा, अब मैं 2026 में होने वाले परिसीमन प्रक्रिया को लेकर अधिक चिंतित हूं। मुझे संदेह है कि विधानसभा की 6 आदिवासी सीटें कम हो सकती हैं। उन्होंने इसके लिए आदिवासियों की घटती जनसंख्या के अनुपात में दूसरे समुदायों की बढ़ती आबादी का हवाला दिया। चमरा लिंडा का तर्क है कि राज्य में हर परिसीमन के बाद आदिवासी आबादी में गिरावट आई है। 1951 में राज्य में आदिवासी आबादी 39% थी, लेकिन हर परिसीमन प्रक्रिया के बाद यह कम होती गई। उनके कहने का सीधा अर्थ यही था कि अगर क्षेत्र में आदिवासी आबादी कम हो जाएगी तो जाहिर तौर पर उनके लिए रिजर्व सीटों की संख्या में भी कमी आएगी। गौरतलब है, परिसीमन से पहले देश भर में जातीय जनगणना होगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 चरणों में होने वाली जातीय जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 तक चलेगी। मार्च 2027 तक जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होने की पूरी संभावना है। 2029 के आम चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनगणना के दौरान झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जाएगी। उनकी घटती जनसंख्या के अनुपात में राज्य की आदिवासी आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटें भी कम हो जाएंगी। इसके उलट ओबीसी जनसंख्या में व्यापक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। ये वृद्धि खासकर शहरी इलाकों में दर्ज की जा सकती
सकती है। ऐसे में परिसीमन के दौरान रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में विधानसभा की सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका सीधा असर राज्य की सामाजिक राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा। झारखंड, जो अब तक आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर पहचाना जाता था, जनगणना और परिसीमन के बाद संभावना है कि ये ओबीसी बहुल राज्य के तौर पर पहचाना जाए। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टियों की पॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। झारखंड में आदिवासियों की स्वीकार्यता से वंचित भाजपा के लिए सत्ता का दरवाजा खुल सकता है। भाजपा का वोट बैंक खास तौर से ओबीसी और सवर्ण आबादी ही है। साल 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी आबादी ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया। आगे भी भाजपा के लिए आदिवासी आबादी एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश की सियासत में बीजेपी के पास फिलहाल हेमंत सोरेन के टक्कर का कोई आदिवासी नेता नहीं है, लेकिन अगर परिसीमन के बाद आदिवासी रिजर्व सीटें कम हो गई तो सत्ता के समीकरण में आदिवासियों की भूमिका भी सीमित हो जाएगी। इसके उलट ओबीसी आबादी पार्टी प्रत्याशियों की जीत हार और सरकार गठन में निर्णायक भूमिका में होंगे। यानी राज्य में ओबीसी जनसंख्या में वृद्धि का फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि लाभ हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसमें कांग्रेस रास्ते का रोड़ा बन सकती है। कांग्रेस की वर्तमान पॉलिटिक्स पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमती है। पार्टी ने मान्यवर कांशीराम के दिए नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को अपना लिया है। जातीय जनगणना का फैसला भले ही केंद्र की भाजपा सरकार ने लिया हो, लेकिन इसका पूरा श्रेय कांग्रेस के निरंतर प्रयास को ही जाता है। झारखंड में भी कांग्रेस की राजनीति ओबीसी और आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी ओर एसटी रिजर्व सीटें कम होने से जेएमएम की पॉलिटिक्स पर खतरा मंडरा सकता है। जेएमएम के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। एसटी आरक्षित सीटें कम होना जेएमएम की राजनीतिक बुनियाद पर प्रहार जैसा होगा। जेएमएम की अब तक की राजनीति का मुख्य आधार ही आदिवासी जनता रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में भी ये बखूबी देखने को मिला। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने लोकसभा की 5 एसटी रिजर्व सीटों और फिर विधानसभा की कुल 28 में से 27 विधानसभा सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर ली। हेमंत सोरेन का लक्ष्य फिलहाल देशव्यापी स्तर पर एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उभरना और अपनी पार्टी जेएमएम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। ऐसे में यह परिसीमन जेएमएम की पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। हालांकि रणनीतियां कारगर रही तो इस खतरे को भी मात दिया जा सकता है। ओबीसी वर्ग के बीच भी जेएमएम अपनी पकड़ बना सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से अपनी जीत दर्ज की। शहरी मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली भाजपा जीत कर भी खुद को साबित नहीं कर पाई। जनगणना, जातीय जनगणना और परिसीमन को लेकर संभावित बदलाव वाली राजनीति की ध्वजवाहक झारखंड में फिलहाल कांग्रेस पार्टी ही दिखाई पड़ती है। वह उन तमाम मुद्दों को उठाने में लगी है जो ओबीसी, दलित और आदिवासी राजनीति से जुड़ी है। मसलन जैसे ही जातीय जनगणना की बात हुई, झारखंड कांग्रेस ने सबसे पहले जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई भी शिल्पी नेहा तिर्की ने की। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी लगातार उठाया जाता है। विधानसभा में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव तो अलग ओबीसी मंत्रालय की मांग कर चुके हैं। इसी प्रकार दलितों को साधने के लिए भी पार्टी संगठन में यदा कदा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि शहरी और ग्रामीण ओबीसी मतदाताओं में जनाधार बढ़ाना ही चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें दलितों का भी साथ मिला तो पौ बारह है। कांग्रेस पार्टी ये भी समझती है कि अभी तक आदिवासी मतों के लिए वह जेएमएम पर निर्भर है। गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से आदिवासी इलाकों में सीटें जीती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐसे में कुछ आदिवासी जनाधार के लिए भी कांग्रेस ने जेएमएम के कोर मुद्दे सरना धर्म कोड बिल की मांग में सेंधमारी का प्रयास किया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। आदिवासी सीटों पर भी अपेक्षित कामयाबी मिली थी, लेकिन 2019 और फिर 2024 में आदिवासी आरक्षित सीटों पर उसे मुंह की खानी पड़ी। अब यह परसेप्शन स्थापित हो गया है कि बीजेपी माने आदिवासी विरोधी शहरियों की पार्टी। बीजेपी इस नैरेटिव को जितना तोड़ना चाहती है उतना ही फंसती है। ऐसे में सत्ता के रण में संजीवनी की आस जातीय जनगणना से ही
भी लगाई जा सकती है। यदि जातीय जनगणना में ओबीसी आबादी ज्यादा निकली तो बीजेपी शहरी संसदीय क्षेत्रों में बढ़ने वाली संभावित विधानसभा सीटों पर निर्भर रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय निर्विवाद रूप से आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बना चुकी है। पार्टी सुप्रीमो हेमंत सोरेन कम से कम झारखंड में आदिवासियों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। पिछले 2 चुनावों में जेएमएम की कामयाबी का आधार भी आदिवासी मतदाता ही है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी को केवल एक आदिवासी सीट पर जीत मिली और वह चंपई सोरेन की सरायकेला सीट है। हालांकि जेएमएम को अब शहरी मतदाताओं के बीच भी अपनी पैठ बढ़ानी होगी। आदिवासी मुद्दों पर तो उसका कोई सानी नहीं, लेकिन उसे ओबीसी और दलित राजनीति पर भी अलग रणनीति के तहत काम करना होगा। परिसीमन से काफी कुछ बदलने की संभावना है। जेएमएम, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या जेएलकेएम, झारखंड में परिसीमन के बाद की सियासत का सिरमौर कौन होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, ये हमसे कमेंट में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।